रहे थे स्लीप की। स्लीप में हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिदम चलती है। रिदम यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पे कुछ चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं, कुछ वेव्स अपने आप को रिपीट करती हैं, कुछ वाइब्रेशंस खुद को रिपीट करते हैं। और जब हम बायोलॉजिकल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब जैविक प्रक्रियाओं में या फिर जीवों में। तो जो ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो जैविक क्रिया तंत्र है, वो एक रिदम को फॉलो करता है पर्टिकुलर डेली बेसिस पे, जिसको हम स्लीप का नाम देते हैं, निद्रा का नाम देते हैं, नींद का नाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली नींद ही है जो एक बायोलॉजिकल रिदम है। हमारी बॉडी में और भी रिदम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम गैप पे रिपीट होता है। हमारी हार्ट बीट पर्टिकुलर 1 मिनट में 60 से 72 टाइम्स तक रिपीट होती है। ये जब आप रनिंग करें या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो ये हार्ट बीट की जो रिपीटेशन है यानी कि जो रिदम है वो चेंज हो जाती है, ये बढ़ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। या फिर अगर आप देखें आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना और कम होना, दिन बढ़ते बढ़ते बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात होते होते धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। ये राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर ब्लड प्रेशर दोनों ही बॉडी के बायोलॉजिकल रिदम्स के अंदर आते हैं, जो कि डेली बेसिस पे, कुछ मंथली बेसिस पे और कुछ टाइम के बेसिस पे यानी कि मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से चेंज होता है। तो जब हम स्लीप की बात करते हैं और हमने बोला कि ये बायोलॉजिकल रिदम है, तो ये बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन कौन करता है? हमारी ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। इसका नाम है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जिसको हम SCN के नाम से शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जहां पे भी हम इसको यूज करेंगे। तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस SCN जो है ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट हमारी आंखों में जाएगी, आंखों से हमारे आंखों के सामने लाइट होगी, तो या तो ये उस लाइट के प्रति कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या फिर लाइट के प्रति कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। अब अगर इसका हम इफेक्ट देखें कि कैसा होता है, तो जैसे ही आंखों पर या आंखों के बाहर बहुत तेज लाइट्स होती हैं, तो आपकी बॉडी से जो हार्मोन सिक्रेट होता है मेलेटोनिन, उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है अगर लाइट की क्वांटिटी ज्यादा है, और धीरे धीरे स्लीपीनेस भी कम होने लगती है। जैसे कि हम देखें, रात को हम सोते हैं तो हम लाइट्स को डिम कर देते हैं, लेकिन सुबह उठते ही अगर आप लाइट्स ऑन कर दें तो हम बोलते हैं नींद खराब कर दी, आंखें खोल दी, नींद आ रही थी। तो इस तरह के वर्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही लाइट हमारी आंखों से सेंस की जाती है, तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है SCN, ये SCN इंटरैक्ट करता है और पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से स्लीपीनेस डाउन होने लगती है। मेलेटोनिन क्योंकि जो कंटिन्यू सीक्रेट हो रहा है उसकी क्वांटिटी जैसे ही कम होगी, वैसे ही स्लीपीनेस भी कम हो जाएगी, यानी कि निद्रा आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे ही मेलेटोनिन कम होगा, स्लीपीनेस कम होगी, तो बॉडी की अलर्टनेस यानी कि अवेकनेस या अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। तो दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट है, क्योंकि स्लीपी जितना कम होंगे हम, उतना ही ज्यादा हम अलर्ट होंगे। और जैसे जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे स्लीपीनेस बढ़ने लगती है। इस एग्जाम्पल को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, सर्दियों में नींद ज्यादा आती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। गर्मियों में आपको जल्दी से उतनी नींद नहीं आएगी, बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है। सर्दियों में हमारी बॉडी थोड़ी सी लेजी हो जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। इस वजह से स्लीपीनेस हम पूरा दिन लगभग लगभग रात को, क्योंकि नींद भी ज्यादा लेते हैं, उसके बावजूद भी सर्दियों में हमें नींद ज्यादा आती है। तो इस तरह से SCN के साथ कनेक्ट होके चलता है हमारा बॉडी का सोने का और उठने का सिस्टम। अब सोने और उठने का जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम पर्टिकुलरली जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि आपकी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है या आपके ब्रेन में जो कॉन्शियसनेस है, उसका एक कहीं फैक्टर होता है कि वो चीजों को सीखती है, करने से सीखती है। करने से सीखने का मतलब क्या है? अडेप्ट करती है चीजों को। वही चीज एडेप्टिव थ्योरी में भी बोली गई है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है कुछ चीजों को सीखने लगता है, और एक समय के बाद आपको अलर्ट ना रहते हुए उन चीजों में एक्टिव आप रह सकते हैं। जैसे कि अभी साइकिल चलाने का एग्जांपल मैंने दिया, तो ये जो सीखने वाली चीज है ये आपकी बॉडी के इंटरनल क्लॉक में सेट हो जाती है।
मतलब अगर स्टार्टिंग में आप कुछ जल्दी उठना स्टार्ट कर रहे हैं सपोज दैट, तो आपको आउटर क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। बट धीरे धीरे जैसे आप डेली सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दें, तो 15 से 20 दिन में आपकी ये जो इंटरनल क्लॉक है, यानी कि हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, ये आपके शरीर की इंटरनल घड़ी है, ये अपना टाइम सेट कर देता है कि हमें सुबह 5 बजे उठना है। और जैसे ही सुबह के 5 बजेंगे, इंटरनली आपकी बॉडी की क्लॉक उसको समझ जाएगी कि ये समय हो चुका है, क्योंकि 24 आवर्स का एक रिपीटेटिव साइकिल हमारी बॉडी में चलता है, जिसको हम स्लीप का नाम देते हैं, बायोलॉजिकल रिदम का नाम देते हैं। तो वो इंटरनल क्लॉक जो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की, वो समझ आती है कि इतना समय हो चुका है, अब हमें दोबारा उस काम को रिपीट करना है। तो सुबह 5 बजे होते ही, जैसे ही 5 बजेंगे, वैसे ही आपकी इंटरनल क्लॉक आपको जगा देगी। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एग्जिस्टिंग सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के आधार पर। ये इसका नाम प्रोनाउंस करने के लिए इसको तोड़कर लिखा हुआ है, अगर कोई ना समझ पाए तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, सुप्राकियास्मेटिक। बड़े बड़े वर्ड जो है उनको इसी तरह से छोटा छोटा तोड़ के हम पढ़ सकते हैं एनाटॉमी में, क्योंकि काफी सारे टर्म्स इस तरह के आते हैं। तो दूसरी चीज हम बात करते हैं स्लीप। ये तो हमें पता चल गया कि बॉडी का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली एससीएन है जो ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस में। अब हम बात करें कि ये जो स्लीपिंग और अवेकिंग साइकिल है, क्योंकि इंटरनल क्लॉक में सेट हो गया है कि हमें किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, तो ये जो स्लीपिंग साइकिल है, स्लीपिंग या अवेक साइकिल है, इसके 3 नाम होते हैं, या तो सर्केडियन, या बायोलॉजिकल रिदम, या फिर स्लीप अवेक साइकिल। तीनों ही नामों से अगर कहीं कहा जाता है तो वहां पे इसी साइकिल की बात की जा रही है, जो कि हाइपोथैलेमस के एससीएन पे डिपेंडेंट है, और मेलेटोनिन के कारण कम या ज्यादा स्लीपीनेस आपकी हो रही है। तो कुछ 2-3 चीजें स्लीप में याद रखने वाली जो है पेपर के पर्पज से, कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से स्लीपीनेस बढ़ती है या घटती है, ठीक है। दूसरा, लाइट के प्रति किस तरह का सेंसेशन है, अगर लाइट बढ़ेगी तो आपकी स्लीपीनेस कम होगी या ज्यादा होगी। तीसरा, सर्केडियन सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम या स्लीप वेक साइकिल, तीनों में से किसी एक नाम को दे दिया जा सकता है, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन ऊपर दी होगी और कहा होगा कि ये कौन सा आपका प्रोसेस है। तो स्लीप वेक साइकिल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल रिदम भी हो सकता है, सर्केडियन रिदम भी हो सकता है, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। तो हम ऑल ऑफ द अबव पे टिक करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही चीज के नाम है। तो इस तरह से आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, हाइपोथैलेमस के एससीएन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। बट अगर कोई ये बोले कि इंटरनल क्लॉक में सारी चीजें अगर सेट हो गई हैं, किसी की स्लीपीनेस 8 घंटे की है, कोई 8 घंटे सो रहा है, कोई 2 घंटे सो रहा है, कोई 4 घंटे सो के भी जल्दी उठ जाता है, और उसको लेजीनेस नहीं होती, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना सोए भी रह सकते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स एक टाइम के बाद उनको मिलने लगते हैं, जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो स्लीप डेप्रीविएशन का ये कि अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इंटरनल क्लॉक उनकी बहुत लंबे समय से ऐसे टाइम पे सेट हो गई है कि वो सो ही नहीं रहे हैं, 2 से 3 घंटे सो रहे हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी और मेंटल दोनों फंक्शनिंग जो है वो सीरियस चेंजेस उसमें आने लगेंगे। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ स्लीप नीडेड है, नॉर्मली हम बोलते हैं 7 से 8 घंटे की या 7 से 9 घंटे की स्लीप 24 घंटे में बॉडी को चाहिए होती है। इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों चाहिए होती है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्यों चाहिए होती है 7 से 9 घंटे की स्लीप? अगर ये स्लीप किसी को नहीं मिल पा रही और वो 2 से 3 या 3 से 4 घंटे सो रहा है, तो उसके जो बॉडी में रिकवरी सिस्टम है, जो स्लीप के दौरान काम करता है, डीप स्लीप के दौरान काम करता है, वो रिकवरी सिस्टम धीरे धीरे उसका कमजोर पड़ने लगेगा। बॉडी में जो ग्रोथ वाले हार्मोन्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी कि बॉडी की ग्रोथ इफेक्ट करेगी अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो। एडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप, कल भी इस पे क्वेश्चन उठा था, आई थिंक ये कल थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, तो एक बार इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। एडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप ये कहती है कि आपका जो स्लीपिंग साइकिल है, कॉन्शियसनेस जो है आपकी, उस स्लीपिंग साइकिल को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अडेप्ट करती है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको जंगल में किसी रात रुकना पड़े, तो आपकी नींद बहुत चौकन्नी हो जाएगी।
अगर हल्की सी एक सुई भी गिरेगी तो आवाज से एकदम आपकी आंख खुल जाएगी। उसी की बजाय अगर आप अपने घर में अपने कमरे में सेफ तरीके से सो रहे हैं, तो चाहे बाहर कुछ भी गिर जाए, कितना भी हल्ला हो जाए, हम सोचते हैं यार सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, हमारी नींद खुलती नहीं है जल्दी से। लेकिन जब कंडीशंस थोड़ी सी रिस्की होती हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर की बात आ जाती है, कंडीशन रिस्की होती है, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है हमारे स्लीप अवेक साइकिल को थोड़ा सा अलर्ट कर देती है, यानी कि सोते हुए भी हम उतनी डीप स्लीप में नहीं जाते हैं कि हम एकदम से उठ ना पाए। अभी हम देखेंगे आगे कि स्लीप के जो 4 स्टेजेस हैं उनमें से हम सेकंड या थर्ड स्टेज तक जाते हैं तो हम उठ सकते हैं, बट बहुत डीप स्लीप में होता है, आरईएम की स्टेज में होता है, तो हम उठना बहुत जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है। रिस्टोरेटिव थ्योरी ऑफ स्लीप क्या कहती है, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि जब आप डीप स्लीप लेते हैं, 7 से 9 घंटे की जो स्लीपिंग है, आप पूरा 7 से 9 घंटे सो जाएं, लेकिन अगर डीप स्लीप आपको इसमें नहीं मिली है तो आपकी बॉडी रीस्टोर नहीं करेगी। बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ है, या बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, या रिपेयरिंग सिस्टम जो है बॉडी का, वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल की जो नई जनरेशन है, अधिकतर बच्चों की हाइट बहुत छोटी छोटी है। मतलब हाँ, आज से कुछ 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 10th क्लास के बच्चे दिखने में थोड़े हाइट में, फिगर में बढ़िया लगते थे, बड़े बड़े से। आजकल के जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो दिखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, ऐसा लगता है 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि उनका जो स्लीप अवेक साइकिल है, बचपन से ही उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो नींद है वो टूटी टूटी सी रहती है। डीप स्लीप नहीं होगी तो बॉडी में जो रिस्टोरेटिव चल रहा है काम, रिस्टोर करने का, बॉडी के ग्रोथ का, वो काम धीरे धीरे अटकने लगता है। तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं स्लीप पे। अब जैसे हमने कल भी बात करी थी, स्लीप की कुछ स्टेजेस हैं, यानी कि कितने टाइप की स्लीप है। तो 4 टाइप की मेन स्लीप होती है, N1 N2 N3 और N4। पहले जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें NREM 1 NREM 2 NREM 3 NREM 4 के नाम से इनको डिफाइन किया गया था 1960s में, जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था स्टेजेस ऑफ स्लीप वाला। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशंस हुए। AASM के थ्रू, यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन के थ्रू गाइडलाइंस को अपडेट किया गया, और उसके बाद इनके जो सिंबल्स हैं उनको चेंज करने के साथ साथ ही NREM 3 और NREM 4 दोनों स्टेजेस को मिक्स करके एक ही स्टेज का नाम दे दिया गया। उसका रीजन ये था कि NREM 3 और NREM 4 में जो आपकी ब्रेन वेव्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, केवल उनके एम्पलीट्यूड का थोड़ा सा फर्क होता है, एक स्ट्रॉन्गर होती है, एक वीकर होती है। तो वीकर और स्ट्रॉन्गर है लेकिन सेम टाइप की वेव्स हैं, इस वजह से इन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्टेज में रख दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे दो मेन पार्ट हैं, कौन कौन सी दो स्टेजेस हैं। एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली और एक है रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि आंखों की जो गति है वो नहीं होगी, वो ऑलमोस्ट रुक जाती है, थम जाती है। आपकी आंखें जो हैं, अगर कभी आपने देखा हो कि आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद भी आप कुछ सोच रहे हैं, तो आंखें बंद होने के बावजूद भी सामने से देख के पता लगाया जा सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं। आपकी आंखें रैपिडली मूव करती रहती हैं, इधर उधर इधर उधर, आंख की जो अंदर की पुतलियां हैं वो हिलती रहती हैं अगर आप रिलैक्स नहीं है। लेकिन जब आप रिलैक्स हैं, जब आप सोने की कंडीशन में जाने लगते हैं, तो आपकी आंखों में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। रैपिड मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है, कभी है कभी नहीं है, तो रैपिड आई मूवमेंट आपका नहीं होता है। कब? जब आप सोने के लिए जाने लगते हैं या आप सो चुके होते हैं। सबसे पहले जो वेकफुलनेस स्टेट है उसको W सिंबल से प्रेजेंट किया गया है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट को NREM से रिप्रेजेंट किया गया है, जो अब N सिंबल से चेंज हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाला सिंबलाइजेशन आपको एग्जाम में मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 एंड 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप आपको लिखनी होंगी या फिर टिक करनी होगी। जबकि अगर आपको N1 N2 N3 N4 और R ये वाले सिंबल्स मिलते हैं तो यहाँ पे आपकी स्टेजेस ऑफ स्लीप केवल 4 काउंट की जाती हैं, N1 N2 N3 एंड R। अगर किसी क्वेश्चन में आपको N4 जैसी कोई स्टेज दी है तो वो N4 आपके सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि N4 नाम की कोई भी स्टेज ऑफ स्लीप डिफाइंड है ही नहीं। NREM 4 है लेकिन N4 नहीं है, क्योंकि NREM 3 और NREM 4 दोनों को कंबाइन करके N3 बता दिया गया था। ये जितनी भी स्टेजेस हैं जो स्लीप के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती हैं, इन सबको EEG के द्वारा मेजर किया जाता है। ब्रेन की वेव्स को EEG के द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम के थ्रू। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंसेफ्लो वर्ड यूज होता है जहां पे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है, और ग्राम यानी कि उसके मेजरमेंट के लिए।
सेम इसी तरह से आपने देखा होगा हार्ट बीट को रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो मतलब जो आपके कार्डियक सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको मेजर करेगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, और ईईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इन सारी 4 स्टेजेस की अगर हम बात करें तो वेव्स कुछ इस तरह की इसमें दिखती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप अवेक हैं यानी कि उठे हुए हैं, उस वक्त पे आपकी बॉडी में बीटा वेव्स चलती हैं। बीटा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंतराल में ये बहुत ज्यादा होंगी। ये देखिए यहाँ पे जो टाइम साइकिल लिखा है, 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक के गैप में, तो बीटा की जो फ्लक्चुएशन है वो सबसे ज्यादा होगी, अल्फा की फ्लक्चुएशन थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, थीटा वेव की तरफ आएंगे, डेल्टा वेव की तरफ आएंगे, तो धीरे धीरे ये फ्लक्चुएशन आपका कम होता रहेगा। और लास्ट में अगर आप मेजर करें, जहां पे डीप या नॉन रैम डेल्टा वेव लिखा है, उसी 1 सेकंड के अंतराल में कितनी बार अप एंड डाउन गई है वेव, 1 अप, 1 डाउन, 2 अप। 2 बार डाउन और 2 बार अप, ये वेव आपकी फ्लक्चुएट हुई है 1 सेकेंड के अंदर, जब हम डेल्टा वेव को प्रेजेंट कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बीटा वेव को मेजर करने लगे कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार अप और कितनी बार डाउन हुई है, तो ये उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बार अप और बहुत ज्यादा बार डाउन हुई है। इसका मीनिंग क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है कोई वेव, उसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बीटा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो अलर्ट स्टेट में होती है हमारे ब्रेन की, और धीरे धीरे जब वो रिलैक्स्ड होती हैं तो वो अल्फा वेव में कन्वर्ट होती हैं, जो कि रैंडमाइजेशन उनमें कम होता है, एक रिदम उनमें बनने लगता है, और धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। जब आप फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप में होते हैं, यानी कि N1 स्टेज ऑफ स्लीप में होते हैं, जहाँ पे थीटा वेव प्रोड्यूस करता है आपका ब्रेन, वहां पे धीरे धीरे इनका ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा रिदमिक होने लगता है। उसके बाद जब आप N2 स्टेज की तरफ आते हैं, वहां पे आपको स्लीप स्पिंडल्स आने लगते हैं, के कॉम्प्लेक्स वाले आपको इसमें दिखाई देने लगेंगे। अगर आप इन दोनों वेव्स को कंपेयर करें, N1 और N2 वाले, तो इसमें लगभग लगभग सब कुछ एक जैसा है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इसमें एक पर्टिकुलर रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं पे अचानक से ये ड्रॉप करता है, अचानक से अप करता है। इन ड्रॉप्स एंड अप्स को स्लीप स्पिंडल्स या के कॉम्प्लेक्सेस नाम से जाना जाता है। तीसरी स्टेज जो स्लीप की है, उसमें डीप स्लीप उसको कहा जाता है, जो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली है। इसमें डेल्टा और थीटा दोनों वेव्स की एग्जिस्टेंस पाई जाती है। डेल्टा मतलब ये वाली, और थीटा मतलब ये वाली, N1 और N2 वाली दोनों। तो इस तरह से आपकी N3 स्टेज है। उसके बाद N3 स्टेज की ही और डेवलप्ड स्टेज, यानी कि N3 में ही जैसे वेकफुल स्टेट में आपकी अलर्ट और रिलैक्स स्टेट थी, वैसे ही आपकी N3 में अलर्ट और रिलैक्स स्टेट है ये। तो डीप में और डीप जब जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो वेव है ये डेल्टा वेव में कन्वर्ट होने लगती है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है। और लास्ट में आके जब आप रैम स्टेज में होते हैं, तो रैम स्टेज एक स्पेसिफिक स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी 2 टाइप की वेव्स को प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ इसमें आपकी बॉडी का मोटर न्यूरॉन सिस्टम भी, आपको ऐसा लगता है कि एक्टिवेटेड है, लेकिन एक्चुअल में आप केवल उनको ड्रीम कर रहे होते हैं, और आपका जो वेव्स हैं वो बिल्कुल अलर्ट वेव की तरह होंगी। जैसे कि आप अलर्ट या अवेक स्टेट में, सेम उसी तरह की फ्लक्चुएशंस आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन वेव्स में आएंगी। लेकिन आपको अगर फिजिकली बाहर से ऑब्जर्व किया जाएगा इस स्टेट में, तो आपकी बॉडी बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई होगी, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, केवल आंखें रैपिडली मूव करने लगेंगी। मतलब आंखें जैसे घबराहट में आंखें बंद हों और घबरा रहे हो आप सपने में, तो आपकी आंखें मूव करने लगेंगी। वही रैंडम आई मूवमेंट वाली कंडीशन होती है जब आप और ज्यादा डीप स्टेज में आते हैं। ये जो रैंडम आई मूवमेंट वाली आपकी स्लीप है, यही स्लीप है जो आपकी बॉडी का रिस्टोरेटिव फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है। जब आप इस स्लीप में आते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, बॉडी में जितने इंजरीज हैं वो रिकवर होती हैं, वो रिस्टोर होती हैं। आपकी जो नॉलेज है वो मेमोरी में कन्वर्ट होती है। कब? जब आप इन सारे फेजेस से गुजर के आपकी नींद इस फेज में आती है, रैम कंडीशन में। अब एक चीज का अगर हम ध्यान दें, जो लास्ट में रैपिड आई मूवमेंट वाली है, ये पहुंचने में ही लगभग हमें 90 से 110 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि हर एक स्टेज में बॉडी थोड़ा 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 टाइम लेती है। N1 स्टेज में
5 से 10 मिनट बॉडी रहती है, आपका ब्रेन जो है 5 से 10 मिनट तक थीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कंक्लूड की जाती हैं, जो एक थ्योरी के रूप में आपको सामने प्रेजेंट की जाती हैं। तो N1 स्टेज जो है आपकी पूरी नींद का केवल 5% होता है। N2 स्टेज में बॉडी सबसे ज्यादा रहती है, आपके जो ब्रेन है सबसे ज्यादा N2 स्टेज में एक्टिव रहता है 45%। N3 स्टेज में वेव्स जो है 25% यानी कि 25% ऑफ टाइमिंग तक रहती है, और 25% ऑफ टाइम ही आपका रैम वाली स्टेज में ब्रेन आपका रहता है, जिस वक्त आप बॉडी को रिस्टोरेटिव मोड में आपका काम चल रहा होता है। तो मेन चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि N1 स्टेज से N2, N2 से N3, N3 से जाके रैम कंडीशन में आएगा, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है इमोशनल मेमोरीज को कंसोलिडेट करेगी, आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो इमोबिलाइज्ड होंगी, लेकिन ब्रेन बिल्कुल ऐसा काम कर रहा होगा जैसे कि आप अलर्ट स्टेट में। तो ये सारी प्रक्रिया N1 से पहुंचते पहुंचते लगभग 90 से 110 मिनट ले लेती है। अब 90 से 110 मिनट का मतलब है कि ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की नींद। जैसे कई बार हम लोग दिन में सो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बहुत फ्रेश उठे हैं, उस 1.5 से 2 घंटे में हम रैम तक पहुंच जाते हैं और फिर अचानक से हम उठ जाते हैं। अब एक चीज, इस साइकिल को हम लोग सभी देख लें, ये कल प्रेजेंट नहीं किया गया था। ये जो साइकिल है आपका N1 से N2, N2 से N3, N3 से N4, ये पूरा साइकिल यहाँ पे फर्स्ट साइकिल है। N1 से N2, N2 से N3, N3 से रैम, ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, और फिर ये अगेन ऊपर स्टेट में जाता है। ये जो एक साइकिल है, ये एक साइकिल लगभग आपका 90 से 110 मिनट ले लेता है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। जैसे 11 बजे अगर आप सोए तो 12 से 12:30 तक लगभग आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे ये फिर से अपना साइकिल रिपीट करता है, फिर से साइकिल रिपीट करता है। तो एक दिन की नींद में आपके 5 से 6 साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी 3 से 5 साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग अगर 6 या 7 घंटे सो रहे हैं तो 3 साइकिल आ जाएंगे, अगर कोई प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद ले रहा है तो उसमें 5 साइकिल आते हैं। अब इनमें एक चीज आप देखें ध्यान से, ये जो रेड लाइन है जो स्टेज 3 को प्रेजेंट कर रही है, स्टेज 3 कौन सी वाली है, जो N3 है, इसमें डेल्टा वेव्स हैं, और इसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं, स्लीप आपकी बहुत डीप है, फिजिकली और मेंटली बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही है, और डिक्लेरेटिव मेमोरीज जो है उनका कंसोलिडेशन चल रहा है। इसी कंडीशन में, इसी स्टेज में लोग नींद में चलने भी लगते हैं, जो लोग इसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मेमोरीज अफेक्ट करती हैं, उन लोगों की बॉडी इसमें मसल्स जो रिलैक्स्ड हैं, ये मसल्स मोबिलाइज होने लगती हैं और वो स्लीप वॉक करने लगते हैं। इस थर्ड स्टेज को यहाँ पे रेड लाइन से शो किया गया है। जब पहला साइकिल आपकी बॉडी का चल रहा है तो स्टेज 3 सबसे ज्यादा समय के लिए है। आप देख पाएंगे लगभग 11:15 से लेके 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 45 मिनट तक स्टेज 3 आपकी बनी हुई है। लेकिन जब दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ तो इसका टाइमिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरा साइकिल हुआ तो इसका टाइम और कम हो जाता है, फोर्थ साइकिल हुआ तो इसका टाइम और कम हो जाता है, और फिफ्थ साइकिल में ऑलमोस्ट जो ये थर्ड वाली स्टेज है ये गायब है, यानी कि स्टेज 3 आपके फिफ्थ साइकिल में नहीं होती है। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रैम स्लीप को। फर्स्ट साइकिल से सेकंड साइकिल के दौरान रैम स्लीप आपकी बहुत कम है, सेकंड साइकिल में ऑलमोस्ट उतनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके साइकिल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रैम की जो टाइमिंग है वो बढ़ेगी, और रैम आपका पूरी स्लीप साइकिल में जितने ज्यादा समय के लिए होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी रिपेयर करेगी, ग्रो करेगी, बॉडी में रिस्टोरेशन होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, जितना आपकी रैम यानी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी। ये एक अडल्ट स्लीप का एक साइकिल आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है साइकिल, 3 से 5 साइकिल आपके पूरी नींद में होते हैं, और दूसरा है आपका स्टेजेस, यानी कि कितनी स्टेजेस में हम उस रैम कंडीशन तक पहुंचते हैं जहां बॉडी आपका लगभग पैरालाइज्ड फॉर्म में होती है, लेकिन आपका ब्रेन बिल्कुल ऐसे एक्टिव होता है जैसे कि अलर्ट स्टेट में एक्टिव है। तो स्टेजेस ऑफ स्लीप और साथ ही साथ
साइकिल ऑफ स्लीप यानी कि स्लीप पैटर्न। इन दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे क्योंकि दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पज से इनमें से एक आधा क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। डीपेस्ट स्लीप कौन सी है, डीप स्लीप किसको कहा जाता है, डीप स्लीप हमारी N3 वाली होती है। स्लीप स्पिंडल्स कौन से वाले स्टेज में पाए जाते हैं, N2 स्टेट में पाए जाते हैं। के कॉम्प्लेक्स N2 स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें बॉडी आपकी पैरालाइज्ड होती है लेकिन ब्रेन आपका एक्टिव होता है, रैम स्टेट है, रैंडम आई मूवमेंट वाली। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें आपकी बॉडी भी एक्टिव होती है और ब्रेन भी एक्टिव होता है, वेकफुलनेस स्टेट है। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो चुकी होती है लेकिन ब्रेन आपका अभी भी एक्टिव होता है, ये वेकफुलनेस की रिलैक्स स्टेट होती है जिसमें अल्फा वेव आपकी बॉडी ब्रेन से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इन सब चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसको कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे, जैसे हम लेटे हैं अभी अभी 2 से 3 मिनट लगभग हमारा ध्यान रहता है कि अभी समय क्या हुआ है, हम इस पोजीशन में लेटे हैं। 2 से 3 मिनट बाद जब आंखें बंद होती हैं तो उसके बाद का हमें याद नहीं होता सुबह उठने के बाद कि उसके बाद हमारी पोजीशन क्या थी या हम क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे ब्रेन ब्रेन हमारा स्लो होने लगा है, ब्रीदिंग डाउन होने लगी है, हार्ट बीट आपकी कम होने लगती है, आंखों का मूवमेंट स्लो होता है और बॉडी जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स कंडीशन में आने लगती है। कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि ये जो रैम स्लीप है या फिर डीप स्लीप है और मेडिटेशन है, ये दोनों क्या लुक अलाइक हैं? बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि N1 N2 N3 से जाते हुए जा रहा है और अनकॉन्शियसली जा रहा है। क्योंकि जब हम एक बार सोने के लिए लेट चुके और हमारी आंखें बंद हो गई, बॉडी रिलैक्स हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को करने लगता है, उसमें हम कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो हम कॉन्शियसली वेकफुलनेस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि हम कॉन्शियसली उन चीजों को महसूस भी कर पाए। तो इस तरह से आपकी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेट्स ऑफ स्लीप है, और इन स्टेट्स ऑफ स्लीप में कौन कौन सी वेव्स आपकी एक्टिव रहती हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कितना टाइम लगभग लगभग हमारी ब्रेन इन वेव्स को रखता है, और एक साइकिल आपका कितने मिनट का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि एक स्लीप साइकिल आपका 90 टू 110 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। एक साइकिल मतलब ये वाला एक साइकिल जिसमें आपकी बॉडी अवेक स्टेट से स्लीप स्टेज 1, स्लीप स्टेज 2, स्टेज 3 में आती है, स्टेज 3 में बनी रहती है, फिर पुनः स्टेज 2 में आती है, स्टेज 1 आती है और रैम स्थिति में आती है। अच्छा, ये रैम और स्लीप वाली जो स्टेज है वो लगभग लगभग एक ही लेवल पे इसलिए है क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि रैम में ब्रेन आपका बिल्कुल ऐसे एक्टिव करता है रहता है जैसे कि आपकी अवेक स्टेट है। तो इसलिए रैम और अवेक वाली जो लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसको इसलिए अलग कलर से दिखाया गया क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी है, बॉडी की नहीं है। बॉडी तो इसमें पूरी प्रक्रिया में शिथिल है। तो साइक्लिक पैटर्न जो है 90 से 110 मिनट में खत्म होता है। पहला रैम ड्यूरेशन 10 मिनट से कम होगा, दूसरा रैम ड्यूरेशन 15 से 40 मिनट का होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो रैम ड्यूरेशन है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब 5 से 10 मिनट मान लीजिए यहाँ पे रैम स्लीप आपको मिली है, फिर ये 7 से 11 मिनट की हो जाती है, फिर ये 12 से 15 मिनट की हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते अगर आप प्रॉपर स्लीपिंग ले रहे हैं, प्रॉपर आप उतना टाइम दे रहे हैं जितना आपको सोना चाहिए, तो लास्ट में आते आते 15 से 40 मिनट का ये अंतराल यानी कि मैक्सिमम 40 मिनट्स तक आप रैम कंडीशन में रह सकते हैं, और ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिफ्रेश करती है। तो इस तरह से आपका स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप के स्टेजेस और जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, कॉन्शियसनेस की स्टेट्स, ये सारी आती हैं जो कि आपका पहले टॉपिक से रिलेटेड पूरा पहले टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद जो स्लीप डिसऑर्डर्स वाला है इसको हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी वाले पॉइंट्स में